नमस्कार दोस्तों। और मैं हूं नवीन कुमार। और आज की कहानी महाराष्ट्र के ही नवी मुंबई से है। मुंबई के करीब एक जगह है उरण। उरण में 20 साल की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी। और इस लड़की का नाम था यशश्री शिंदे। और वो पढ़ने लिखने में अच्छी थी। उसने बीकॉम की पढ़ाई की और फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगी। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। बेटी का करियर भी अच्छा था। घर वाले भी खुश थे। लेकिन तभी 20 जुलाई को यशश्री अपने घर से निकलती है। निकलने से पहले किसी दोस्त से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकलती है। सुबह से शाम हो गई। शाम की रात हो गई। जिस टाइम पर वो घर लौटती थी उस दिन वो लौटती नहीं है। थोड़ी देर तक घर वाले इंतजार करते हैं। जवान लड़की थी। जाहिर सी बात है, माँ बाप है तो परेशान होंगे। यशश्री के घर माँ बाप को फिक्र हो रही थी क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं किया था। टाइम पर घर आती थी। अगर लेट होना होता तो फोन कर देती। फिर भी वो इंतजार करते हैं। जब रात होने लगती है, घर वालों को फिक्र होने लगती है कि अभी तक लौट ही नहीं है। मोबाइल स्विच ऑफ है। इधर उधर तमाम दोस्तों से रिश्तेदारों से पूछ लेते हैं। कोई फायदा होता नहीं। और आखिरकार देर रात मतलब तब 20 से 21 जुलाई की रात आ गई थी। घर वाले नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब पुलिस वाले भी रिपोर्ट लिखते हैं। एक जवान लड़की का मामला था। 20 साल की एक लड़की गायब है। और कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए तो पुलिस भी मुस्तैदी दिखाती है। आसपास के तमाम पुलिस स्टेशन में भी मैसेज भेजती है और कहती है कि अगर ऐसी कोई गुमशुदा लड़की या उसके बारे में कोई खबर मिलती है तुरंत हमें बताइए। पुलिस वाले अपने तरीके से जांच कर रहे होते हैं लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। उरण पुलिस और नवी मुंबई क्राइम ब्रांच की पुलिस इस केस में काम कर रहे थे। लेकिन घर वाले पुलिस स्टेशन फोन कर पूछ रहे थे, हमारी बेटी की कोई खबर मिली, कुछ पता चला वो कहाँ है। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं, फिक्र मत कीजिए, हो सकता है कहीं फंस गई हो, सुबह तक लौट आएगी। उम्र ऐसी है, कई बार दोस्तों के साथ कहीं पार्टी वार्टी में गई होगी। घर वालों ने कहा, नहीं वो कभी पार्टी और इस तरह की चीजें करती नहीं है। फिर भी पुलिस वालों ने दिलासा दिया और ईमानदारी से तफ्तीश में लग गई, पर कोई जानकारी नहीं मिली। पूरी रात बीत गई। सुबह हो गई। जब सुबह हो गई तो उसके बाद अगले दिन पुलिस वालों को एक खबर मिलती है। और खबर ये कि उसी लड़की के घर से कुछ दूरी पर इसी ओरण के ही कोटनाका इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास से एक कोई राहगीर गुजर रहा था। और उसने देखा कि एक लड़की की लाश सड़क के किनारे पड़ी हुई है। और जब लड़की की लाश की खबर मिली तो पुलिस फौरन वहां पे मौके पर पहुंची और वहां पहुंचने के बाद देखती है कि एक लड़की की वाकई में लाश पड़ी थी। लाश की हालत देखकर पुलिस वालों की भी चीखें निकल जाती हैं। शरीर पर शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां जख्म के निशान ना हो। अनगिनत चाकुओं के निशान। देखकर पता चल रहा था लड़की की उम्र 20 साल होगी। इसके अलावा जिस जगह पर यह लाश पड़ी थी वहां पर कुछ दूरी पर कचरे का ढेर था। उनको लगा किसी जानवर ने ऐसे निशान तो नहीं बनाए, शायद जानवर अपना निवाला बना चुके हों। पुलिस उस लाश को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजती है। लाश पहचानने के लायक तो थी नहीं, लेकिन उरण थाने में ही यशश्री शिंदे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। और लाश भी उरण थाने के पुलिस को मिली थी। जाहिर सी बात है, उनके पास सब कुछ लिखा था। लड़की ने क्या कपड़े पहने थे ये भी लिखा था। जब लड़की गायब हुई थी तो क्या कपड़े पहने थे, वो कपड़े लाश के कपड़ों से थोड़े से मैच कर रहे थे। दिल पर पत्थर रखकर पुलिस ने यशश्री के घर वालों को फोन किया और हॉस्पिटल आने के लिए कहा। पुलिस की टीम उनके माँ बाप को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। जैसे ही माँ बाप लाश की हालत देखते हैं उनकी चीखें निकल जाती है। यहां तक कि कातिल ने प्राइवेट पार्ट्स तक पर हमला किया था और काट डाला था। खैर, परिवार वाले उसकी पहचान करते हैं। ये उन्हीं की बेटी यशश्री शिंदे थी। 24 घंटे पहले तक बिल्कुल ठीक ठाक अपने ऑफिस गई थी और जिंदगी में सब ठीक था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा उनके बेटी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। डॉक्टर ने जब पोस्टमार्टम किया और जख्मों की गिनती बताई तो सुनने वालों को भी कलेजा चाहिए था, तो सुन नहीं पाए लोग। अब इतनी हैवानियत के साथ इतनी बेदर्दी से कत्ल कौन करेगा? पुलिस इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी। इधर खबर मीडिया में आ गई। लोग इसको तो दिल्ली की निर्भया कांड के साथ तुलना करके स्टोरी छापने लगे। एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कोई कर सकता है, वो भी मुंबई जैसे शहर के बिल्कुल करीब। खैर, पुलिस ने पूछताछ शुरू की और पूछा कि किसी से कोई दुश्मनी कोई, और घर वालों ने कहा, नहीं, हमारी बेटी की अपनी पढ़ाई लिखाई और उसके बाद नौकरी कर रही थी और अपने जिंदगी में खुश थी। पुलिस कहते हैं, फिर भी कोई पुरानी दुश्मनी? तब अचानक घर वालों को याद आता है और वो कहते हैं कि हाँ, करीब 5-6 साल पुरानी बात है। एक लड़का हमारी बेटी की वजह से जेल गया था। तो उन्होंने पूछा, क्यों?
क्या हुआ था? तो उन्होंने कहा, उस लड़के का नाम था दाऊद शेख और वो इसी उरण इलाके में रहा करता था। मेरी बेटी के साथ बातचीत किया करता था, लेकिन फिर उसने मेरी बेटी को तंग करना शुरू किया, उसका यौन शोषण किया। तो फिर हमने उसकी कंप्लेंट लिखा दी और उस वक्त बच्ची नाबालिग थी, यशश्री 18 की हुई नहीं थी। तो पुलिस ने दाऊद को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा दिया था। तो उन्होंने कहा, बस ये हुआ था। और उसके बाद से, उस दिन के बाद से कभी दाऊद शेख से हमारा या हमारी बेटी का कोई रिश्ता नहीं था और हमें कोई पता भी नहीं है वो कहाँ है। शायद जेल में होगा, और तो इसके अलावा और किसी से दुश्मनी नहीं। अब ये पुलिस के लिए बड़ी काम की इंफॉर्मेशन थी। पुलिस ने फौरन कहा कि दाऊद शेख का पता करो कि कहाँ है, जेल में है या जेल के बाहर। कांस्टेबल ने केस की जो फाइल थी वो निकाली कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो मामला दर्ज था उस मामले का रिकॉर्ड निकाला। फिर अदालत से जानकारी दी तो पता चला कि जो दाऊद शेख है वो तो सजा काटने के बाद करीब 1.5 साल पहले ही जेल से रिहा हो चुका है। अगर वो जेल के अंदर होता तो पुलिस को लगता कि शायद यशश्री के कत्ल के पीछे किसी और का हाथ हो सकता है, लेकिन वो 1.5 साल पहले जेल से बाहर आ गया। ये सुनकर पुलिस के कान खड़े हुए कि कहीं ना कहीं उसका रिश्ता फिर से यशश्री के साथ तो नहीं था। पुलिस वालों ने घर से पूछताछ की कि क्या आपको यकीन है कि पिछले 6 साल के बाद कभी दाऊद शेख आपके घर के इर्द गिर्द नहीं देखा? आपकी बेटी ने कभी बताया कि दाऊद शेख को मिली है या उससे बात करती है? घर वालों ने कहा, बिल्कुल नहीं। उन 6 साल के बाद जब से वह जेल गया है तब से उसके बारे में जानते तक नहीं है। हम यकीन से कह सकते हैं हमारी बेटी भी उससे बातचीत नहीं की होगी। आप एक बार फिर भी यशश्री की सहेलियों से भी पूछिए। अब इस दौरान में पुलिस ने कुछ सहेलियों से पूछताछ की। तभी एक सहेली ने बताया कि सर, ये बात 19 जुलाई की है, यानी जिस दिन यशश्री गायब हुई उससे एक दिन पहले। यशश्री ने उससे कहा था कि आज मुझे एक लड़के से मिलने जाना है, मैं मिलना नहीं चाहती हूं, उससे मिलते हुए मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है। तब उस दोस्त ने कहा भी कि जब तुझे ऐसा डर लग रहा है तो क्यों जा रही है? तो उसने कहा, नहीं, मिलना भी जरूरी है। और उसने कहा मुझे खास जगह पर उसने बुलाया है। तो उसकी दोस्त ने कहा कि तू बता तो मैं भी चलूं तेरे साथ। तो उसने कहा, नहीं, उसने मुझे अकेले बुलाया है। लेकिन उसका नाम क्या था, किस जगह पर बुलाया, ये उसे मालूम नहीं था। फिर उस लड़की को याद आता और कहती है कि जहां पर यशश्री की लाश मिली है वो जो इलाका है वो उसी इलाके का नाम ले रही थी कि कल मुझे उधर जाना है। लेकिन वो इलाका बड़ा था, तो उस जगह पर कहाँ मिलने वाली है ये नहीं बताया। लेकिन जहां लाश मिली वो घर से दूर है और उसी इलाके का नाम उसने लिया कि मुझे वहां जाना है। जब उस दोस्त का ये बयान आया तो पुलिस चौंक गई। इसका मतलब ये हुआ कि हत्यारे ने यशश्री को हत्या वाली जगह पर बुलाया था। लेकिन वो कौन हो सकता है? उधर पता चला कि वो 1.5 साल पहले जेल से बाहर आ चुका था। अब पुलिस ने खंगालना शुरू किया कि दाऊद शेख कहाँ हो सकता है। दाऊद शेख के कुछ पुराने ठिकानों पर दबिश डाली गई। उसके रिश्तेदारों को ढूंढा गया तो वहां से एक दूसरी जानकारी मिली। पता चला कि जेल जाने के बाद जब वो जेल से बाहर आया तो उसने कहा कि अब मैं इस इलाके में नहीं रुकूंगा, बल्कि शहर में ही नहीं रहूंगा। और उसने ये इलाका छोड़ दिया और वो कर्नाटक चला गया और अब बेंगलुरु में है और वही नौकरी करता है। अब पुलिस के लिए ये है कि वो बेंगलुरु चला गया। यहां घर वालों में से कोई भी ऐसा चश्मदीद नहीं था जिसने उसको उरण में देखा हो। खैर, पुलिस एक टीम बेंगलुरु जाती है और बेंगलुरु जाने के बाद पता करती कि वो कहाँ है। उधर पुलिस की टीम बेंगलुरु गई थी, लेकिन अभी सही लोकेशन और पता मालूम नहीं था कि वो है कहाँ पर है। इधर उरण की पुलिस टीम अब तफ्तीश कर रही है और उस इलाके की जहां से लाश मिली। आसपास में कुछ ऐसी खास चीज नहीं थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे थे। पुलिस ने तमाम फुटेज जो है वो खंगालने शुरू किए और उनको कामयाबी मिली। एक जगह पर एक फुटेज दिखाई दिया जो उसी रास्ते की तरफ जा रहा है जहां से लाश मिली थी। जिस दिन यशश्री अपने घर से गायब हुई थी उस रास्ते पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो कैमरा इत्तेफाक से पुलिस ने देखा और तब पुलिस को एक तस्वीर दिखाई दी। दोपहर 2:17 पर यशश्री पैदल अकेली जा रही है और इस कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद जहां पर यह लाश मिली थी उसी जगह जा रही है। ठीक उसके जाने के बाद एक और शख्स 2:22 पर उधर ही जा रहा था। अब जब इन दोनों को देखा गया और सीसीटीवी फुटेज में यशश्री कैद हो गई और उसके 5 मिनट के अंदर अंदर अकेला एक लड़का और फिर कोई ऐसा शख्स वहां से गुजरता है, वहां दिखाई नहीं दिया जिसके ऊपर कुछ डाउट किया जा सके, तो पुलिस को यकीन हो गया कि 5 मिनट के गैप के दौरान में ये जो यशश्री के पीछे लड़का गया है यही कातिल हो सकता है। लेकिन ये लड़का है कौन? पुलिस ने उस तस्वीर को अपने मोबाइल में ली
और इसके बाद यशश्री के घर पहुंच गए। यशश्री की माँ और बाप को वो तस्वीर दिखाई। पूछा कि क्या आप इसे जानते हैं? जैसे ही माँ बाप ने वो तस्वीर देखी वो हैरान हुए। उन्होंने कहा, यही तो दाऊद शेख, वही दाऊद शेख जो 6 साल पहले यशश्री को छेड़ने और यौन शोषण के इल्जाम में पॉक्सो एक्ट के तहत जेल गया था। अब वो तस्वीर इस बात की गवाही दे रही थी कि जेल के आने के बाद कर्नाटक या बैंगलोर में बेशक वो रह रहा हो, लेकिन 20 जुलाई को वो इसी मुंबई के करीब उरण इलाके में मौजूद था और ये सीसीटीवी कैमरा उसकी गवाही दे रहे हैं। अब इस तस्वीर से ये भी साफ था जो यशश्री ने अपनी सहेली से कहा था कि उसे एक शख्स से मिलने जाना है। मिलना चाहती नहीं हो, मिलने में डर भी लग रहा है, लेकिन मिलना भी है, तो ये मतलब वही शख्स था। तो पुलिस को यकीन हो गया कि इस कत्ल के पीछे ना उसका हाथ है। अब पुलिस ने दाऊद की तलाश करने के साथ साथ यशश्री के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल के साथ साथ दूसरे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। इस सिलसिले में एक और लड़के का नाम भी सामने आया। उसका नाम था मोहसिन, जिससे यशश्री के मोबाइल फोन पर कई कॉल हुए थे और यशश्री ने भी उसे कॉल किए थे। ऐसे में मोहसिन भी पुलिस की रडार पर आ गया। शक पैदा हो गया कि कहीं मोहसिन भी तो इस कत्ल में शामिल तो नहीं है, या फिर ये मामला लव ट्रायंगल का तो नहीं है। दाऊद शेख को ये बात पता चल गई और वो जेलस हो गया और उसने इसका कत्ल किया होगा। पुलिस हर एक एंगल से सोच रही थी। पुलिस ने मोहसिन को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। पुलिस की आदत होती है, सीधा सीधा सवाल नहीं करती, सिर्फ पूछती है। यहां भी पुलिस ने पूछा, तुमने यशश्री का कत्ल क्यों किया? तुम भी इस कत्ल में शामिल हो? मोहसिन उनके सामने हाथ जोड़ने लगा और कहा, साहब, मैं यशश्री को जानता हूं, लेकिन मैंने कत्ल नहीं किया। वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है। पुलिस भी हैरान होती है और कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूं, यशश्री दाऊद शेख की गर्लफ्रेंड है, और जब भी उन दोनों में झगड़ा होता तो मैं उन दोनों का झगड़ा खत्म करता था। वो मुझे सिर्फ दाऊद के लिए ही फोन करती थी। जब जब दाऊद और यशश्री में लड़ाई होती थी और दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देते थे, तो फिर उनकी बातचीत मोहसिन के फोन से ही हुआ करती थी। यानी मोहसिन सिर्फ यशश्री का दोस्त था, वो सिर्फ दोनों की मदद करता था। अच्छा ठीक है, तुम तो दाऊद के दोस्त हो तो तुम्हें तो पता होगा दाऊद कहाँ है। नहीं साहब, मुझे नहीं पता, उसके जेल जाने के बाद मेरी उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। पुलिस को मोहसिन से कुछ भी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन पुलिस को इस बात का यकीन हो गया था कि मोहसिन सच बोल रहा है। पुलिस उसकी पूछताछ करने के बाद उसे जाने देती है। उधर बेंगलुरु में दाऊद शेख को मुंबई पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन वहां पर पुलिस को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। वो प्रॉब्लम थी लैंग्वेज। वहां की लैंग्वेज पुलिस को समझ नहीं आ रही थी और वहां के लोगों को इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। नवी मुंबई पुलिस को कर्नाटक की लोकल भाषा की समस्या होने के चलते लोगों से पूछताछ कर पाना थोड़ा कठिन था। ऐसे में गांव के मुखियाओं से नवी मुंबई पुलिस ने संपर्क किया। 3 से 4 गांव के मुखिया से बातचीत की और उन्हें घटना के बारे में बताया, आरोपी के बारे में भी बताया, और फिर अलग अलग गांव के लोगों की मदद ली। यूं कहें कि दाऊद शेख को गिरफ्तार करने के लिए नवी मुंबई पुलिस ने कर्नाटक में ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और फिर पुलिस को जानकारी मिली कि वह एक पहाड़ पर बैठा हुआ है। यह जानकारी 30 तारीख सुबह 5:30 बजे मिली, जिसके बाद नवी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उस पहाड़ पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। दाऊद ने हत्या को अंजाम देने के बाद उरण रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़ी और बेलापुर स्टेशन गया, और फिर उसने वहां से ट्रेन पकड़कर पनवेल स्टेशन गया। फिर ऑटो रिक्शा पकड़कर वह कलंबोली गया। कलंबोली से उसने बस पकड़ी। बस से कर्नाटक के अपने गांव चला गया। कर्नाटक में वह अपनी दादी के पास रुका हुआ था। उसे यह पता था कि अगर वह अपना फोन लेकर घूमेगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, इसीलिए उसने घर छोड़ने से पहले फोन बंद कर दादी के पास अपना फोन छोड़ दिया। वहां से वह गांव से ही वो नजदीक में पहाड़ों की श्रृंखला में घूमने लगा। वह एक पहाड़ चढ़ता फिर उतरता, फिर दूसरे पहाड़ पर चढ़ता फिर उतरता, और फिर तीसरे पहाड़ पर चढ़ता था। इस तरह से वह एक के बाद एक अलग अलग पहाड़ों पर पैदल ही घूमता रहा। उसकी इसी हरकत से लोगों के नजर में आ गया और मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आने के बाद दाऊद ने यशश्री शिंदे का कत्ल करने की बात तो कबूल कर ली, लेकिन इसके साथ ही उसने कत्ल की जो वजह बताई वो हैरान करने वाली थी, और वो वजह मैं आपको बताता हूं। यशश्री और दाऊद एक दूसरे को स्कूल के दिनों से ही जानते थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों रिलेशन में थे।
दुनिया वालों की नज़रों से बचते बचाते एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहने का फैसला यशश्री ने किया। लेकिन बीच में रिलेशन में दरार आ गई थी। जब यशश्री के घर वालों को पता चला कि इन दोनों में रिलेशन है, अपनी बेटी का यौन शोषण करने के इल्जाम में यशश्री के घर वालों ने दाऊद को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार करवा कर जेल भिजवा दिया था। जेल में रहने के दौरान कुछ दिनों तक तो उसका यशश्री से कनेक्शन टूट गया था, लेकिन बाहर आने के बाद उसकी फिर से लड़की से बात होने लगी। लेकिन इसके बाद जब दाऊद ने अपने हिसाब से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मामला बिगड़ गया। असल में दाऊद यशश्री को शादी कर अपने साथ अपने होम स्टेट यानी बेंगलुरु ले जाना चाहता था, लेकिन यशश्री इसके लिए तैयार नहीं थी और दाऊद अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए उसे ब्लैकमेल करने लगा था। दरअसल दाऊद के पास यशश्री की कुछ पुरानी प्राइवेट तस्वीरें थीं, जिन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर डाल देने की धमकी देकर वो यशश्री को ब्लैकमेल करता था। इस वारदात से पहले भी दाऊद ने उसे खुद से मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। और अब दाऊद ने वही हथकंडा आजमाया। उसने अपनी और यशश्री की कुछ पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसके बाद यशश्री ने परेशान होकर दाऊद से बात की और उसे तस्वीरें डिलीट करने को कहा। दाऊद ने कहा कि वो एक ही शर्त पर ये तस्वीरें डिलीट करेगा, अगर वो उससे मिलने आ जाए। इस पर यशश्री उससे मिलने के लिए राजी हो गई और दाऊद ने सोशल मीडिया से वो तस्वीरें डिलीट कर दी। तय प्रोग्राम के मुताबिक यशश्री 25 जुलाई को वो दफ्तर के लिए निकली। उसे दाऊद से मिलने जाना था, तो उसने ऑफिस में हाफ डे ले लिया था। इसके बाद वो अपनी एक सहेली के घर भी गई और फिर वहां से दाऊद की बताई हुई जगह यानी कोटनाका की तरफ चली गई। लेकिन यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसे नहीं पता था कि दाऊद पहले ही उसका कत्ल करने की तैयारी किए बैठा है। कोटनाका पहुंचते ही दोनों के बीच अपने रिलेशनशिप को लेकर कहासुनी हो गई। दाऊद उसे अपने साथ बेंगलुरु चलने को कह रहा था, लेकिन यशश्री इसके लिए तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि दाऊद उसकी तस्वीरें सिर्फ सोशल मीडिया से ही नहीं, बल्कि अपने मोबाइल फोन से भी डिलीट कर दे। और दाऊद इसी रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यशश्री ने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था दाऊद उसकी जान भी ले सकता है। लेकिन पहले से अपने साथ चाकू लेकर पहुंचे दाऊद ने यशश्री पर अचानक ही चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया और उसकी जान ले ली। और जब इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने उसके निजी अंगों को भी बुरी तरह से जख्मी किया और वहां से भाग निकला। यशश्री की जान लेने के साथ ही उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। दाऊद के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उससे गहराई से पूछताछ की। उसने बताया कि यशश्री के इनकार से उसे गुस्सा आ गया था। जेल से बाहर आने के बाद वह यशश्री को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने साफ साफ मना कर दिया और अपने जीवन में आगे बढ़ने की बात की तो दाऊद को लगा कि वह उसे खो चुका है। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाया और यशश्री को उसके इनकार की सजा देने की ठान ली। दाऊद ने योजना बनाई कि अगर यशश्री उसके साथ नहीं रह सकती तो वह किसी और के साथ भी नहीं रह पाएगी। उसने यशश्री को मिलने के लिए बुलाया और पहले से ही उसके कत्ल की योजना बना ली थी। जब यशश्री उससे मिलने आई तो दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। यशश्री ने दाऊद से साफ कह दिया कि वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहती और उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने देना चाहिए। लेकिन दाऊद ने चाकू निकालकर यशश्री पर हमला कर दिया। उसने बेरहमी से कई वार किए, जिससे यशश्री की तुरंत ही मौत हो गई। हत्या के बाद उसने यशश्री के शरीर को बुरी तरह से जख्मी किया ताकि उसकी पहचान मुश्किल हो जाए। उसके बाद वह वहां से भाग निकला और अपने अपराध को छिपाने की कोशिश की। दाऊद ने अपने एक दोस्त से पैसे उधार लिए और कर्नाटक के अपने गांव की ओर भाग गया, लेकिन मुंबई पुलिस ने उसे खोज निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कर्नाटक की लोकल पुलिस और गांव के मुखियाओं की मदद से पुलिस ने दाऊद को उसके गांव के पास एक पहाड़ पर छिपा हुआ पाया। पुलिस ने उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया और मुंबई वापस लेकर आई। दाऊद के कबूलनामे और सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। यह घटना पूरे महाराष्ट्र में सनसनी बन गई और मीडिया में इस मामले की खूब चर्चा हुई। यशश्री के माता पिता और परिवार को इस घटना से गहरा सदमा लगा, लेकिन उन्होंने इंसाफ के लिए लड़ाई जारी रखी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती और ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी इंसान को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे की जिंदगी को अपने नियंत्रण में ले और जब उसकी बात न माने तो उसे नुकसान पहुंचाए।
यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए हमें किस तरह की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। यशश्री की दुखद कहानी समाज के लिए एक चेतावनी बन गई और लोगों को जागरूक किया कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्थिति का ख्याल रखें ताकि ऐसे हादसे फिर से न हों। अदालत दाऊद को उम्र कैद की सजा सुना सकती है क्योंकि उसने हत्या को योजना बनाकर ठंडे दिमाग से अंजाम दिया था, इसलिए उसे उम्र कैद हो सकती है ताकि वह अपने किए पर पश्चाताप करे और समाज के लिए एक उदाहरण बने। लेकिन सबसे बड़ी सजा उसके लिए यही है कि उसे समाज के सामने एक कायर और खतरनाक अपराधी के रूप में देखा जाएगा और उसकी बाकी की जिंदगी जेल की चारदीवारी में कटेगी। ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ध्यान रखें, सच्चाई की जीत हमेशा होती है।